केशव एक पैर से अपाहिज था, जिसकी वजह से वो कोई भी काम करने में असमर्थ था। वो कुल्हड़ बनाने का काम किया करता था, पर उसका काम कुछ खास नहीं चलता था। राम राम भाई, कैसे हो? कुल्हड़ नहीं लोगे? इस मिट्टी के बर्तन में भला कौन खाता पीता है? हम तो स्टील के बर्तन में खाते हैं। मिट्टी के बर्तन में मिट्टी थोड़ी ना खानी है। ये तो गरीबों के चोचले होते हैं। उनके पास स्टील के बर्तन नहीं होते हैं ना, इसीलिए वो मिट्टी के बर्तनों से खाते हैं। इनको तुम अपने पास ही रखो। अच्छा बाबा, मत लो, पर आओ तो सही, एक कप चाय तो पी के जाओ। चलो ठीक है, वैसे भी ठंड बहुत हो रही है, साथ में बैठे भी बहुत दिन हो गए। एक समय था जब हम साथ में खेलते थे, साथ में पढ़ते थे। अब तो तुम अपनी नौकरी में इतनी मशगूल हो गए हो कि सब कुछ भूल गए हो। बात तो तुम सही कह रहे हो। मैंने तो अमीरी के घमंड में कह डाला था, पर सच बताऊं तो अभी भी मुझे इन मिट्टी के बर्तनों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो लो फिर। अरे भाग्यवान, सुनो जरा, 2 कप चाय बनाकर ले आना। केशव की पत्नी राधा चाय बनाने लगती है। अरे यार, चाय की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लगता है भाभी ने बहुत अच्छी चाय बनाई है। हाँ यार, तेरी भाभी बहुत अच्छी चाय बनाती है। और ना जाने उसे कितनी तरह की चाय बनानी आती है। रोज रोज नई नई तरह की चाय बनाकर पिलाती रहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। चाय से तो थकान भी मिट जाती है। तेरे तो मजे हैं कि तुझे तरह तरह की चाय पीने को मिलती है। राधा चाय बनाकर लाती है और उन दोनों को कुल्हड़ पकड़ा देती है। अरे भाग्यवान, ये क्या कर दिया तूने? कुल्हड़ में चाय मत दे, इसको स्टील के कप में चाय दे दे। ये कुल्हड़ में चाय नहीं पीता। क्यों शर्मिंदा कर रहा है? मैंने कहा ना, मैंने तेज में आकर कह दिया। अब तो मेरे पीछे ही पड़ जाएगा क्या? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। रोहित जैसे ही वो कुल्हड़ की चाय की चुस्की लेता है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो बोलता है। अरे भाभी, तुमने कितनी अच्छी चाय बनाई है। मन खुश हो गया। तुम्हारी जैसी चाय तो मैंने कभी नहीं पी। केशव, मेरे मन में एक विचार आया है। अगर तू मेरी माने तो क्यों ना अपनी ये कुल्हड़ वाली चाय का दुकान शुरू कर दे। मेरे पास कोई दुकान थोड़ी ना है जो मैं अपनी कुल्हड़ वाली चाय बनाकर बेचूंगा। माना कि मेरी बीवी अच्छी चाय बनाती है, परंतु उसके लिए एक जगह का होना भी तो जरूरी है जहां मैं चाय बनाकर बेच सकूं। अरे तू फिक्र क्यों कर रहा है? मेरे पास एक ऑटो पड़ा हुआ है, क्यों ना तू उसमें चाय बनाकर बेचे। इसमें तेरी बीवी यानी मेरी भाभी भी मदद करेंगी। वो अपना हुनर दिखाएंगी और अच्छी अच्छी चाय बनाकर तुम्हें देंगी। तुम उनको ऑटो में भेज देना। कैसी बात कर रही हो? राधा भला चाय क्यों बेचेगी? उसको घर के काम करने होते हैं। वो बाहर नहीं जाएगी। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, पर तू वहीं का वहीं है। अरे मैंने तुझे भाभी को दुनिया के सामने आने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ऑटो में बैठे बैठे चाय बनाकर तुझे देने को कह रहा हूँ। तुम ग्राहकों को ये चाय कुल्हड़ में दोगे तो बहुत मुनाफा होगा। यहाँ तो कुल्हड़ कोई खरीदता नहीं है, पर बाहर जाकर देख, कुल्हड़ की कितनी डिमांड है। ये बात राधा सुन लेती है। उसको रोहित का ये उपाय बहुत अच्छा लगता है। वो केशव से कहती है, इस काम में बुराई ही क्या है? जिस तरह से मैं घर में चाय बनाती हूँ, उसी तरह से मैं तुम्हारे ऑटो में बैठी बैठी चाय बना दिया करूंगी। तुम्हें मेरे बाहर निकलने से ऐतराज है तो कोई बात नहीं, मैं बाहर नहीं निकलूंगी, पर तुम्हारे काम में हाथ तो बटा सकती हूँ। मुझे कई तरह की चाय भी बनानी आती है, जिससे तुम्हारा कारोबार बढ़ेगा। कैसी बात कर रही हो राधा तुम? अब तुम्हें मैं कमाने के लिए बाहर भेजूंगा? शहर में तो लड़कियां भी काम करती है, तो मैं क्यों नहीं? मैं तो तुम्हारे काम में तुम्हारा हाथ बांटना चाहती हूँ। घर में बैठे बैठे हमें कोई खाने के लिए नहीं देने आएगा, हमें उसके लिए खुद ही प्रयास करना होगा। शहर की लड़कियां बहुत काम करती है, तो मैं तो छोटे से काम में आपकी मदद कर रही हूँ, बस। रोहित और राधा के बार बार समझाने पर केशव को बात समझ में आती है। वो राधा को ले जाकर ऑटो में बैठ जाता है, जहाँ पर राधा चाय बनाती है और वो चाय बेचता है। रोहित, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे अपना ऑटो चाय बेचने के लिए दे दिया। इस ऑटो में तो मैं अपनी बीवी की मदद से सबको अच्छी चाय बनाकर पिला सकता हूँ। आज तक मैंने इस ऑटो को सिर्फ इधर उधर ले जाने के लिए ही उपयोग किया था, पर मुझे नहीं पता था कि ये ऑटो मेरा इतना काम आ सकती है। मैंने इसमें कुछ नहीं किया केशव, ये तो तुम्हारा हुनर था जो मैंने पहचाना और तुम्हें उसका एक रास्ता दिखाया। तुमने अपने कुल्हड़ बनाने और भाभी ने अपनी चाय बनाने की हुनर से ये मुकाम हासिल किया है।
मैं तो सिर्फ चाय घर के मेहमानों के लिए ही बनाना मुनासिब समझती थी, परंतु तुमने मेरी चाय पीकर मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। मुझे लोगों को चाय पिलाना बहुत अच्छा लगता है। जब लोग तरह तरह की चाय की डिमांड करते हैं और मैं उनकी डिमांड पूरा करने में सफल होती हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे, इससे हमारी सारी दिक्कतें दूर हो गई हैं। अब हम भी अमीर हो गए हैं। पहले कहाँ हमारे खाने के लिए लाले हुआ करते थे, और आज हमारे पास सब कुछ है। जहाँ लोग उसके कुल्हड़ों को पसंद नहीं करते थे, वहीं अब उसके कुल्हड़ में बनी चाय को सब लोग पसंद करने लगे थे। राधा कभी लेमन चाय बनाती, कभी चॉकलेट चाय, तो कभी मसाला चाय। अब केशव को राधा का काम करना बुरा नहीं लगता, बल्कि उसे राधा पर गर्व होता है कि वो इतनी अच्छी चाय बनाती है कि वो सबको पसंद आती है। तुमने मेरी इस काम में मदद की, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, हर मुसीबत में आपका साथ दूंगी। अब हमारी कुल्हड़ वाली चाय सबको बहुत पसंद आ रही है, तो क्यों ना हम एक रेस्टोरेंट खोलें? नहीं, इस ऑटो ने मुसीबत में हमारा साथ दिया है, अब हम इसको नहीं छोड़ सकते। अब केशव और राधा की कुल्हड़ वाली चाय पीने दूर दूर से लोग आते हैं। धीरे धीरे उनकी ऑटो वाली कुल्हड़ चाय बहुत प्रसिद्ध हो गई और उनकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगने लगी। रामू एक गरीब परिवार से था। वो अनाथ था। उसके पास विरासत में मिला एक खेत का टुकड़ा था। उसी पर खेती करके अपना गुजारा बस करता था। उसकी एक आदत थी कि वो पूजा के बाद किसी को कुछ न कुछ दान जरूर देता था, चाहे वो एक रोटी हो या एक कटोरी चावल। रामू, तुम बहुत लोगों की मदद करते हो। इतने गरीब होने के बाद भी लोगों को दान देते हो। और कोई होता तो सोचता कि जब मेरे पास ही कुछ नहीं है तो मैं दान क्यों दूं? ईश्वर ने जो हमें दिया है वो हमारे लिए बहुत है। जीवन बसर करने के लिए जो हमारे पास होना चाहिए वो मैं ले लेता हूँ, और जो उससे फालतू बचता है उसे मैं गरीबों को दान दे देता हूँ। मैं नहीं चाहता जो कष्ट मैं सहन कर रहा हूँ वो कोई और भी करे। तुम्हें अपने भविष्य के लिए तो सोचना चाहिए। मैं सिर्फ अपने वर्तमान का सोचता हूँ। भविष्य सोचने वाला मैं कौन होता हूँ? उसके लिए तो ऊपर वाला है ना। उसने मेरा भविष्य लिखा है, वो जो चाहेगा वही होगा। रामू, हर किसी की सोच तुम्हारी जैसी नहीं हो सकती। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। आज के वक्त में ऐसे इंसान मिलते ही कहाँ हैं। एक बार रामू खाना खा रहा था, तभी उसने देखा कि एक बैलगाड़ी गड्ढे में फंस गई है। वो किसान गाड़ी निकालने की बहुत कोशिश कर रहा था। बैल भी गाड़ी खींचते खींचते थक गए हैं। वो अपना खाना छोड़कर उसकी बैलगाड़ी निकाल देता है। रामू, तुमने अपना खाना छोड़कर मेरी मदद की है। यहाँ पर हर कोई मुझे गाड़ी खींचते हुए देखता हुआ चला गया, परंतु किसी ने मेरी मदद नहीं की। सबको अपने काम की पड़ी है, परंतु तुम अपना पेट भरने के लिए बैठे थे, पर फिर भी मेरी मदद के लिए दौड़ते चले आए। तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा है। अरे, ये तो मेरा फर्ज था। खाना तो मैं बाद में भी खा सकता हूँ। बेचारे बैल परेशान हो रहे थे। मुझसे तुम्हारा और तुम्हारे बैलों का दुख देखा नहीं गया, इसीलिए तुम्हारे मदद करने चला आया। रामू इसी तरह से सबकी मदद करता रहता था। रामू ने मटर की खेती की थी। खेती बहुत अच्छी हो रही थी। हे प्रभु, मटर की खेती तो बहुत अच्छी हुई है। इसकी मटर भी बहुत अच्छी है। एक बार बस आपकी कृपा से बारिश हो जाए तो मटर की कीमत अच्छी हो जाएगी और मुझे बहुत मुनाफा होगा, जिससे मैं अपना जीवन अच्छी तरह से बिता सकूंगा। तभी रामू का दोस्त पवन आता है। अरे वाह रामू, तूने तो खेत में बहुत अच्छी खेती की है। इस बार तेरी खेती सारे खेतों से सबसे अच्छी हुई है। बस मटर पकने का इंतजार है, फिर तो तेरी चांदी ही चांदी। हाँ पवन, पिछली बार भी मेरी खेती बहुत अच्छी हुई थी, परंतु ओले पड़ने की वजह से मेरी खेती बर्बाद हो गई थी। अब तो ईश्वर पर भी भरोसा है। अच्छी खेती तो हो गई है, बस एक बार बारिश और कर दे। तुम नेक दिल इंसान हो, तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। रामू और पवन अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। उसी रात तेज बारिश होती है और फिर थमने का नाम ही नहीं लेती। हे प्रभु, मैंने तो तुमसे थोड़ी सी बारिश ही मांगी थी। 2 दिन हो गए, बारिश बंद नहीं हो रही है। मेरी तो सारी फसल खराब हो गई है। इस बार भी मुझे फसल से कोई भी फायदा नहीं हुआ। मेरी सारी मेहनत खराब हो गई। 2 दिन बाद बारिश बंद होती है।
रामू भागा भागा अपने खेत की तरफ जाता है, जहाँ पर सारी मटर पानी में डूबी हुई होती है। वो अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। प्रभु, अब मैं क्या करूं? मेरी सारी फसल फिर से खराब हो गई। एक यही तो जरिया था मेरी जीवन यापन करने का, और वो भी तुमने छीन लिया। मैंने तो पहले तुझसे कहा था कि अपने भविष्य के लिए बचाकर रखा कर। तूने मेरी एक ना सुनी। लोगों को दान करने से तुझे क्या मिला? अब तेरे खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। पवन उसको ताने देता हुआ निकल जाता है। रामू अपने घर की तरफ चल पड़ता है। वो और दिनों की तरह नहा धोकर तैयार होता है और पूजा करता है। तभी उसके दरवाजे पर एक भिखारी आता है और उससे कहता है, 2 दिन से भूखा हूँ बेटा, कुछ खाने को दे दो। बाबा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस 2 रोटी और प्याज हैं, वो तुम खा लो, मैं आज पानी पीकर रह लूंगा। तुम अपने हिस्से की रोटी मुझे दे रहे हो? आपके नसीब में है ये रोटी तो आप ही खा लीजिए, मेरे नसीब में नहीं है तो मैं कैसे खा सकता हूँ? भिखारी दोनों रोटी खा लेता है और वो एक साधु के रूप में परिवर्तित हो जाता है और मटर के दाने देता हुआ कहता है, बेटा, मैं तुम्हारा परीक्षा ले रहा था, तुम परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हारी सारी अवस्था को जानता हूँ। ये लो मटर के दाने और इन्हें अपने खेत में बोलो, ये तुम्हारी सारी समस्याओं को दूर कर देगा। रामू साधु के दिए हुए मटर के दाने अपने खेत में उगा देता है और घर जाकर सो जाता है। अगली सुबह पवन उसके पास दौड़ा दौड़ा आता है। रामू, जल्दी से खेत पर चल, तेरे खेत में बहुत अच्छी खेती हुई है। खेती? कैसी खेती? मेरी खेती तो बर्बाद हो चुकी है। मटर की खेती में एक भी मटर नहीं बची है, तू तो जानता है ना। तू चल तो सही मेरे साथ। रामू खेत पर जाकर देखता है तो उसके खेत में सोने की मटर की खेती होती है। वो ये देखकर दंग रह जाता है और वो मन ही मन प्रभु को प्रणाम करता है और धन्यवाद देता है। ये कोई सपना तो नहीं है? मुझे लगता है जो साधु महाराज 4 मटर के दाने देकर गए थे वही सोने की खेती बन गई है। अब तो मेरे दिन ही फिर गए, मैं दिल खोल कर दान कर सकता हूँ। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे लिए गलत शब्द प्रयोग किए थे। मैं समझ चुका हूँ कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। तुम हमेशा अच्छे कर्म करते हो तो भगवान ने तुम पर अपनी कृपा करी और मटर की खेती को सोने के मटर की खेती में बदल दिया। हमारा किया हुआ सदा हमारे साथ रहता है और आज नहीं तो कल जरूर हमें मिलता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ। अब मैं भी अच्छे कर्म करूंगा और किसी को दुख नहीं दूंगा। उस सोने के मटर की खेती से रामू अमीर हो जाता है और अपने नियम को चालू रखता है। सुबह उठकर पूजा पाठ करके सबसे पहले दान देता है और गरीबों की मदद करता है। उसने उन सोने की दानों की मदद से गांव में अस्पताल, धर्मशाला, अनाथ आश्रम खुलवाए और हंसी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगा। रेखा बस स्टैंड पर बैठी हुई रो रही थी और हाथों में उसके गुड़ भात की भेली थी। वो यही सोच रही थी कि अब इसकी भेली का क्या किया जाए। ससुराल से तो गुड़ की भेली लेकर आ गई हूँ, पर ये गुड़ की भेली को मैं दूं किसको? भाई के घर जा नहीं सकती। भैया भाभी तो वैसे ही मुझे देखना पसंद नहीं करती। बात उस समय की है जब रेखा पैदा हुई थी। रेखा के पैदा होते ही उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया था। वो अपने पिता और भाई के साथ हंसी खुशी रहा करती थी। समय व्यतीत हो गया और रेखा की शादी सुरेश के साथ हो गई। जब वो ससुराल गई तो उसकी सास ने उसको बहुत सारे ताने दिए। आ गई महारानी, बक्सों में क्या लेकर आई है? वही पुराने जोड़े लेकर आई होगी। तेरे बाप ने तुझे कुछ भी देकर विदा नहीं किया। माँ तो थी ही नहीं, बाप भी ध्यान नहीं रख सकता। माँ जी, मुझसे जो बन पड़ा मैं लेकर आ गई। जो लेकर आई है वो रख ले अपने पास। मैंने तो बड़े सपने संजोए थे, पर वो तो कुछ भी नहीं लेकर आई। मेरे बेटे के तो भाग्य ही फूट गए। रेखा अपने घर में हंसी खुशी रहती थी। एक दिन उसके पिता का देहांत हो जाता है। फिर कुछ समय बाद वो एक बेटी को जन्म देती है। ये लो, एक और रेखा आ गई। मैंने तो सोचा था पोता आएगा, पर तू तो लड़की पैदा कर लाई है। अब इसके लिए दहेज जोड़ना शुरू कर दियो। बेटा होता तो कम से कम घर को रोशन तो करता। तूने तो मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। आप इसको इस तरह से क्यों कह रही है? लड़कियां तो पराया धन होती है, उनसे भला हमें क्या फायदा?
पालो पोसो और दूसरों के घर भेज दो। कम से कम लड़का अपने घर का तो होता है, वंश बढ़ाता है। वक्त बीत गया। लीलावती और बूढ़ी होती चली और रेखा की बेटी जवान हो गई थी। उसके रिश्ते वाले आने लगे थे और एक दिन एक रिश्ता पक्का भी हो गया। अच्छा है, रिश्ता पक्का हो गया। अब तो ये अपने घर चली जाएगी। एक काम कर, कपड़े में गुड़ और भात बांध ले और अपने भाई के लिए ये भेली लेकर चली जा। जब से तेरी शादी हुई है तब से तेरा भाई तो झांका भी नहीं है। ठीक है माँ, मैं कल सुबह ही भेली लेकर चली जाऊंगी। रेखा सुबह तैयार होकर अपने मायके के लिए चल पड़ती है। अपने हाथ में गुड़ और भात लेकर जैसे ही वो अपने मायके पहुंचती है तो उसकी भाभी उसको देख लेती है और फटका से दरवाजा बंद कर देती है। भाभी, मेरी बात तो सुनो। आपने मुझे देखकर दरवाजा क्यों बंद कर दिया? मैं गुड़ भात की भली लेकर आई हूँ। मैं नहीं जानती तुम्हें, मेरी कोई ननद नहीं है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा गुड़ और भात। यहाँ से चली जाओ। हमारे यहाँ गुड़ और भात बतेरा रखा है। भाभी, तुम्हारे यहाँ गुड़ भात तो बहुत होगा, पर मेरी बेटी की शादी पक्की हो गई है तो मैं भात नौतने आई हूँ। मेरी बात तो सुनो, दरवाजा तो खोलो। ये दरवाजा खुलेगा नहीं। तुम जैसे आई हो वैसे ही चली जाओ। मुझे कोई भात नहीं नुतवाना। ये सुनकर रेखा जोर जोर से रोने लग जाती है, पर उसके रोने का सुषमा पर कोई असर नहीं होता। जब वो चौखट पर बैठकर रो रही होती है तभी वहाँ अमित आ जाता है। वो उसको देखकर बहुत खुश होती है और अपने आंसू पोंछ लेती है। भाई, तू आ गया। मैं गुड़ भात की भेली लेकर आई हूँ और भाभी ने मेरे मुंह पर ही दरवाजा मार दिया। वो ये भेली लेने से मना कर रही है। तो वो गलत क्या कह रही है? हमें नहीं करना ये सब। तुम यहाँ से चली जाओ। आज तुम भात भरने को कह रही हो, कल मेरी प्रॉपर्टी में से हिस्सा भी मांगोगी। अब यहाँ से जाओ। मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना। माँ बापू चले गए और अब तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। रेखा अमित की बात सुनकर बहुत रोती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वो बस स्टैंड पर पहुँचती है और एक बेंच पर बैठकर रो रही होती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है। क्या बात है बहन, क्यों रो रही हो? जब अपनों ने ही नहीं पूछा तो तुम क्या करोगे पूछकर? मैं कर भी क्या सकता हूँ? मैं तुझे जानता तक नहीं और तू मुझे नहीं जानती, पर मैं तो बस इसीलिए पूछ रहा था कि क्या पता मैं तेरे किसी काम आ सकूं, और अगर काम नहीं भी आ सका तो तेरा मन हल्का कर सकूं। भैया, क्या बताओ, अपनों ने ही दुत्कार दिया मुझे। वो सारी बात प्रकाश को बता देती है, जिसे सुनकर प्रकाश भी बहुत दुखी होता है और वो उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है, तू चिंता मत कर। तू ये गुड़ और भात मुझे दे दे और तेरे घर भात जरूर भरा जाएगा। ये मेरा वादा है। समय पर आकर मैं भात पहुंचाऊंगा तुझे। पर मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। ये समझ ले कि मैं तेरा धर्म भाई हूँ। आज तक जो तेरे सगे भाई ने नहीं किया वो मैं करूंगा। पर भाई? भाई कहा तो विश्वास भी कर। प्रकाश सामान लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ता है और रेखा को बस में बिठाकर आ जाता है। रेखा अपने गांव पहुंच जाती है। शादी का समय आ जाता है। ये गुड़ मैं ले तो आया हूँ, पर अगर मेरी बीवी ने मुझे इस गुड़ के साथ देख लिया तो वो 70 सवाल करेगी। एक काम करता हूँ, इसको मैं छुपा देता हूँ। अब पैसों का इंतजाम कैसे करूँ? कल भात भी भरना है। एक काम करता हूँ, जो कल मैं जमीन के सिलसिले में कोर्ट जाने वाला था उसके लिए जो पैसे बचाए थे वो मैं भात के लिए काम में ले लेता हूँ। किसी को पता भी नहीं चलेगा। प्रकाश अपनी बीवी को कुछ नहीं बताता है और उसे कहता है कि वो 2 दिन के लिए शहर जा रहा है और पैसे लेकर रेखा के दरवाजे पर पहुंचता है और सबको भात पहनाता है। भाई, अपनों ने मेरा साथ नहीं दिया और तू धर्म भाई होकर भी मेरे घर से भात बनाने आया। तूने मेरी मजबूरी सच में समझी है। उधर प्रकाश की बीवी को वो गुड़ दिख जाता है और वो समझ जाती है कि प्रकाश भात भरने गया है। वो उसका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है, जिसे देखकर प्रकाश भी आश्चर्यचकित हो जाता है। वो बताता है कि खाली भाई का हक ही नहीं होता, भात भरने का भाभी का भी होता है। इसलिए मैं समय पर तुम्हारे साथ खड़ी होने के लिए आ गई। तभी फोन की घंटी बजती है। हेलो, क्या सच में ऐसा कैसे हो गया? क्या हुआ भाई? जो सालों से जमीन के लिए केस चल रहा था वो हम जीत गए। ये सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। अब रेखा अपने सगे भाई से कोई मतलब नहीं रखती। वो उसका धर्म भाई ही उसका सब कुछ होता है।